प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया से एक वीडियो मिली। एक कर्नल साहब है, उनको जब रोका गया कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं तो फिर उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सुन ले। मुकम्मल सुनने के काबिल नहीं है ये, मगर थोड़ा सा आपको पता चल जाए। तस्वीर पीछे लगा देते हैं। तुमसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। सुने। तुम करना हो तो अपनी इज्जत खुद कराओ। आपको भाई आपको मनाने में मसला क्या है? आप क्या करो? आपका कौन है एसपी? ये बताओ। आप मुझे घर से ना भाग जाएंगे, मैं तुम्हारी वर्दी उतारूंगा। आपकी गलतफहमी, मेरी गलतफहमी नहीं है, तुम लोगों की बदमाशी मैं निकालूंगा। अच्छा, ये आगे बड़ी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां दी जा रही है। कर्नल साहब है, जब उनको चेक करने के लिए रोका गया तो उन्होंने फिर वो हाल किया जो पुलिस वाले ने रोका, जो भी था आदमी। तस्वीर पीछे लगा दी है क्योंकि इससे बेहतर तस्वीर हमें नहीं मिल रही थी। कुछ इस पे बातचीत होगी, कुछ कहा जा रहा है कि अबूरी हुकूमत बनाई जा रही है 1.5-2 साल के लिए, और वो क्या करेगी ये भी आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, पाक फौज की लोग जो इज्जत करते हैं वो तो करते ही हैं। जो आजकल हालात बने हुए हैं वो आप सबके सामने हैं। इस पर मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम किया था। मगर यहाँ पे अगर आप ये इनकी पूरी गुफ्तगू सुन लेते कर्नल साहब की, तो इन्होंने गालियां दी गंदी। बाद में पुलिस वाले ने भी इनको यही कहा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, मगर ये किसी बात पर भी ये तैयार नहीं थे। 3 मिनट की ये ऑडियो वीडियो बनी हुई है और फिर ये सोशल मीडिया पे डाल दी। अब कर्नल साहब को तो ये इल्म नहीं था कि ये वीडियो बन रही है, और इस तरह बाद में क्या हुआ इसका भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं जो बात आपको कहने वाला हूँ वो ये है कि हमारी जो भी फौज है, जो कोई कर्नल है, जनरल है, वो सब अपने आप को कहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून जो है वो लागू नहीं होता और हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं चल सकते। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि अगर पुलिस वाले ने इनको कहा जनाब आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, इनके पास होगा भी नहीं, हुआ भी तो घर पे पड़ा होगा। इनको पता है कि हमारे को पूछ नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं कि वो हमें रोक के ये पूछे कि जनाब आप का ड्राइविंग लाइसेंस किधर है, आपकी गाड़ी के पेपर किधर है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इन पर कोई सवाल आप कर नहीं सकते। उसकी वजह कि सारी ताकत हमारी पाक फौज के पास है, मगर जो इज्जत है वो इंसान की अपने हाथ में होती है। अब ये वीडियो जिसने भी सोशल मीडिया पे देखी, जाहिर है उसने अपने ख्याल के मुताबिक यही सोचा होगा कि नॉर्मल जो समझदार लोग हैं कि कानून सब पर लागू होता है, सब कानून के बराबर है और सबसे ये सवाल किया जा सकता है। अब ये सवाल यहाँ पे नहीं खत्म होता, पुलिस वाला है। आपने देखा होगा इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पे चलती है कि पुलिस वाला बस में बैठा हुआ है, उससे पूछ लिया किसी ने जनाब टिकट ली, आपने टिकट ले लें। वो कहता मैं टिकट लेता ही नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं टिकट लेता? मैं जनाब ड्यूटी पर हूँ, मैं 11 घंटे ड्यूटी करके आ रहा हूँ, मैं टिकट क्यों लूँ, मैं पुलिस में हूँ। फिर यही काम सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में बर्बादी का मुझे बना हुआ है। अपने से ताकतवर से आप सवाल नहीं कर सकते। आपके इल्म होगा कि ये पूरा एक नक्शा पाकिस्तान का जो खींचा गया था, एक ड्रामा होता था अंधेरा जाला, डायरेक्ट हवालदार वाला, जो छोटा ऑफिसर है उसकी कमबख्ती आई रहती थी। ये इसी तरह जो अवाम है, जैसे जैसे उनके दर्जात हैं वैसे वैसे उन पर कानून लागू नहीं होता। तो ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह, मैं आपको बता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब ये फौज से सवाल नहीं हो सकता, पुलिस से सवाल नहीं हो सकता, कोई वकील है, अच्छा उससे पूछ ले, पुलिस वाला पूछ ले, 4 वकील मिलकर उसको मारना शुरू कर देंगे। जज है, फैसलाबाद में वाकयात और शहरों में पेश आते हैं, वहां पे भी आपको इल्म है कि किसी जज की पढ़ाई पिटाई हो रही है वकील कार ने, इसने तारीख नहीं दी, इसने ये नहीं किया, इसने मेरे मुताबिक फैसला नहीं किया। सारा दिन आप यहाँ बैठ के कानून और आइन की बातें सुनते हैं। स्पीकर साहब कह रहे कि एक बंदा पेश हो मेरे सामने और वो मुझे मुतमिन करे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक।
स्पीकर साहब खुद छुट्टी पे चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये पता नहीं इनको दौरे कितने पड़े हुए, खुदा के इनको दूसरे दौरे पड़ जाएं, कहीं मौत पड़े मगरों लथन। ये कभी बिलावल दौरे पे, कभी ये दौरे पे, कभी हीना रबानी खरगो दौरे पे, कभी नवाज शरीफ को पता ही शहबाज शरीफ दौरे पे, हमजा शहबाज दौरे पे, फिर मोने सलाई भी पता नहीं मेरा हाथ दौरे पे आजकल, अभी मुझे किसी ने बताया। तो ये मुल्क को मजाक बनाया हुआ है, इनकी पिकनिक खत्म नहीं होती। कानून बनाने वाले जो इदारे हैं या कानून पे अमल दरामद कराने वाले इदारे वो बेबस हैं। FIR जो इमरान खान की नहीं काटी जा रही, वहां पे भी यही स्यापा था कि फौज के एक बंदे का नाम आ रहा है और फौज की ये तौहीन है। जिस तरह ये कर्नल की तौहीन है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाता, तो आप क्या समझते हैं कि एक FIR कत्ल की, इरादा कत्ल या कत्ल की, इन पे दर्ज करनी कितनी मुश्किल काम है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जिन ममालिक में आप जाते हैं तो वहां की हालत देख ले तो थोड़ी सी अकल मौत ही आ जाए आपको, किसी को इतनी समझ ही आ जाए, कोई चाहे फौज में है, चाहे कोई सिविल इदारे में है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे कोई भी है, कि लंदन आते हैं आप, यहाँ पे ये कवानीन ही सीख लें कि क्या है। यहाँ आपकी डॉग जितनी इज्जत नहीं होती, सड़कों पे आपका जो मौजूदा वजीर आजम है वो भी टैक्सी के पीछे भाग रहा होता है, दूसरे लोग भी भाग रहे होते हैं, कोई आपको पूछता नहीं, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने जिंदगी भर कुछ सीखा ही नहीं। जिनकी यहाँ पे कुत्ते जितनी इज्जत नहीं है वो वहां जा कहते हैं हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें को पूछे ना, हमारे से कोई सवाल ना करे। तो जनाब इस तरह पाकिस्तान की हालत नहीं बदलने वाली। मैं आपको बता दूं, पहले कवानीन जो बनाए हुए हैं उन पर खुद ही अमल करना सीखे, सबसे पहले अपने आप को पेश करे। हर बंदा कहता है जनाब मेरे पे ये कानून लागू नहीं होता, ये गरीब पे लागू होता है। आप देख लें, पुलिस वालों ने 3 ने एक कराची बंदा मार दिया, उनको पकड़ लिया, 4 दिन बल्ले बल्ले फाड़ लो बड़ा कारनामा किया, बाद में मैं देखूंगा कब सजा उनको होगी। कभी हुई सजा किसी पुलिस वाले को या रेंजर्स वाले को? पहले भी कराची में एक दफा सामने गोलियां मार के बंदा मार दिया, अदालत की इतनी जरूरत ही नहीं, अदालत में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो ये लाकानूनियत जो है इसने पाकिस्तान को बर्बाद किया हुआ, और कोई वजह नहीं। अदल ने, कानून ने, आइन लिए फिरते हो यार, कौन सा आइन रोजाना आके लोगों को बताते हो? ये आइन है, ये कानून है। ये जरा किसी को पूरी वीडियो चाहिए हो तो मुझे अपना नंबर लिखे कमेंट्स में, मैं उसको भेज दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है। आप उसकी गालियां सुने जरा कर्नल की, वो बादशाह सलामत बने हुए, उनके नजदीक ये राया है, पुलिस वाले के नजदीक बासला राया है। हर बंदा जो आप देख लें ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हावी है, ऐसे नहीं चलता। बाकी मैं 12 दफा बता चुका हूँ तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या कवानीन है, सबको पता है, सोशल मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं। अबूरी हुकूमत बनेगी 1.5-2 साल, इमरान खान को नहीं आने देंगे। मैंने आपको कई दफा कहा था कोई ना कोई नया सेटअप आएगा, नया तमाशा लगेगा, और ये तमाशा अब नया शुरू होने वाला है। उसमें एहतसाब होगा, उसमें ये होगा वो होगा। ये 1-2 दिन में सुना है कि प्रोग्राम बन रहा है, कौन बना रहा है ये भी आपको पता है, कौन से इदारे इसमें मुलव्वस है, और उन इदारों से ये भी अबूरी हुकूमत भी सवाल नहीं कर सकी, उनसे ये भी नहीं कुछ पूछ सकी। तो जनाब ये ड्रामेबाजी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही है, जिस तरह मैं रोज़ाना आपको प्रोग्रामों में बताता हूँ। कहाँ से डोरियाँ हिल रही हैं ये आप सबको पता है। और इमरान खान क्योंकि आजकल थोड़ा सा गोली लगने की वजह से ठंडा भी पड़ गया है, वो उस तरह सिस्टम को चला नहीं पा रहा, और इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इस्तीफे मंजूर करने के लिए जब लोग जाएंगे, किसी का मंजूर कर लेंगे, किसी का नहीं करेंगे, जी हम मुतमिन नहीं हुए। ये भी एक हरामखोरी का नया तरीका अंदाज अपनाया जाएगा। पहले 9 सीटों पर इंतखाबात हो गए, वहाँ पर तो अकेले को नहीं बुलाया। तो ला कानूनियत है, ना कोई पूछने वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस पर जितने मर्जी तबसरे करते रहे मगर इनको फ़र्क नहीं पड़ सकता। मगर हम क्योंकि इनको तवज्जो दिलाते रहेंगे, कभी किसी को शर्म आ जाएगी, जिस तरह लतीफ़ खोसा को आ गई, कल को किसी और को आ जाएगी। तो हमारा तो मकसद यही है कि किसी न किसी तरह इनको अक्ल मौत आ जाए, इससे पहले कि ये बिल्कुल बर्बाद कर दें पाकिस्तान को। कहीं ना कहीं इनको होश आ ही जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखते हैं आज हमारे के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का काफ़ी दिन से एक सर्वे में कर रहा था
लोगों के साथ राब्ते में था, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हिंदुस्तान से भी हैं, यूरोप से भी, अमेरिका, कनाडा। वो सर्वे इस तरह किया कि मैं मैसेंजर फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे जो भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं या जो नए आ रहे हैं उनसे राब्ता करके पूछता हूँ कि क्या आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मसाइल है आपके। जो सबसे तकलीफ दे बात उसमें थी वो ये थी कि तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो ख़वातीन तलाक याफ्ता हैं, किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, उसमें किसी लड़की की उम्र 22 साल है, किसी की 28 साल है, किसी की 30 साल है, और ऐसी ख़वातीन भी हैं उसमें। ख़वातीन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी की उम्र गुजर गई और वो 35 साल तक पहुँच गई, कुछ 40 साल तक पहुँच गई। लेकिन आज बात करेंगे कि तलाक क्यों इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में। ये तो बहुत बड़ा जो एक फ़िक्र की बात है कि इतने लोगों में तलाक क्यों हो रही है। फिर मैंने जब पता किया, कुछ लोगों से, कुछ औरतों से इस बारे में पूछा कि क्या वजह थी तलाक की, तो 2-3 बड़ी अहम चीज़ें जो सामने आई, मैंने कहा आपको ही बताऊं ताकि पता चले कि इतनी परेशानी क्यों बनी हुई है घरों में। सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि जब शादी ब्याह करते हैं तो एक दूसरे से छुपाते हैं। जो लड़के के वालिदैन हैं वो ज़्यादा उनकी शिकायत है कि अपने लड़के के बारे में ठीक बात नहीं करते। एक लड़की से जब ये मैंने पूछा कि क्या वजह हुई, तो उसने कहा जी उसने पहली रात ही बता दिया कि मेरी शादी जो है ये माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है, मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, और इस तरह अब हम मियाँ बीवी लोगों की नज़र में तो रहेंगे मगर हमारा रिश्ता कोई। एक जिसका एक बच्चा था, उससे जब पूछा तो उसने कहा जी वो नशा करता था, नशा करके और फिर आके घर में मुझे मारता था, दार नशेई जो होगा उसने खर्चा भी नहीं देना। तो मैंने उसको पूछा कि नशा ये शादी के बाद शुरू किया? उसने कहा नहीं जनाब, ये पहले किया, माँ बाप ने ये बात छुपाई। फिर ये भी चीज़ सामने आई कि जो जिसने शादी की हुई है, ये जो लड़की अब अलग एक और है, उससे जब बातचीत हुई तो उसने कहा जी मेरी एक बेटी है और मैं भी लैला ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मैंने पूछा आपका क्या मसला था? उसका ये कहना था कि ये घर में टाइम नहीं देता था, बाहर और लड़कियाँ इसने रखी हुई थी तो वहाँ पिकनिक मनाता था जाके। इस तरह के मसाइल वहाँ पे चल रहे हैं। फिर जब मर्दों से राब्ता कायम हुआ कि आप क्यों अलहदा हुए, क्या मसला हुआ, चंद एक से मैंने कहा पूछूं मैं, और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कोई इतना आसान नहीं होता। तो पता चला जनाब कि 1-2 यूरोप के वाक़यात जब मैंने पता किए वो कुछ इस तरह थे कि स्पॉन्सर किया गया, लड़की एयरपोर्ट पे आई, वहीं से गायब। 2 केस इस तरह के मेरे सामने आए, बाकी पता नहीं कितने होंगे जो मेरे इल्म में है वो मैं बता रहा हूँ। पूछा गई कहाँ? पहले उसने यहाँ फ्रेंड रखा हुआ था, ये प्लानिंग के तहत वहाँ से आई कि वीज़ा लग जाए और मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, और उसके बाद वो जिसके लिए आई थी उधर चली गई, एयरपोर्ट से घर जाने से इनकार कर दिया। और जो ये भी बताया गया कि जिन्होंने बुलाया था वो लेने आई, तो कहा मैंने नहीं जाना, तो वो जो दूसरा था उसके साथ चली गई। आगे उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुनियाद इसमें बनती है वो है धोखा, फरेब, झूठ, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी की मैं बात बता देता हूँ। आज ही मैं जर्मनी एक जगह था तो वो कहने लगे जनाब हमारा एक पेन से एक ऑफिस की तरफ बनता था, तो उन्होंने वो भी हमें भेज दिया। ये है यहाँ के जो यूरोपियन सिस्टम है, यहाँ कि किसी का ना पैसा रखते हैं ना किसी को छोड़ते हैं। और ये ईमानदारी की एक मैंने मिसाल आपको दी है।
झूठ नहीं है। हमारे माशरे में झूठ, फरेब, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद। अब जिन बच्चियों के साथ एक एक दो दो बच्चे, मैंने उनसे पूछा कि आपके अखराजात कैसे अब चलते हैं जी। कोई कह रही मैं काम करती हूँ, कोई कह रही है कि अब वालिदैन के घर में बैठी हुई है, कोई कह रही भाई के घर में बैठी हुई है, कोई कहीं पे बैठी हुई है। कई केस ऐसे भी यहाँ पे है। एक ऐसा भी केस मेरी नज़र से गुजरा कि जिसका कहना था मियाँ बड़ा कंजूस था, वो घर में एक पैसा नहीं देता था, और माँ साथ रहती थी, जो माँ ने कहना माँ के कहने पे चलना, कुछ भी हो जाए। जितनी तनख्वाह मिलती वो माँ के हाथ पे ला के रखते नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं देना। मेडिकल तौर पे भी फिट नहीं था, अरसा दराज इकट्ठे रहे, लेकिन इलाज भी कराया, सब कुछ कराया, फिर भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकी, फिर अलहदगी कर ली। ये मैं चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि तकलीफ दे बातें हैं। जब भी आप कोई बेटे का रिश्ता करे, बेहतर होता है ये कि साफ तौर पे होता है, और ये नहीं कि छुपाना नहीं चाहिए। अगर लड़का या लड़की नहीं मान रहे, आप ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे, तो ये आपका भी कसूर है। आज दौर ख़त्म हो चुका है ज़बरदस्ती का। आप किसी की लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि घरों के माहौल ये है कि नमाज तहज्जुद के पाबंद, झूठ सारा दिन, चुगली सारा दिन, तहज्जुद नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, कुरान पूरा पढ़ देना है, समझ आनी नहीं। उसी में लिखा हुआ है ये जो मैं बता रहा हूँ। और ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। एक साहब मुझे मिले, वो कुछ उनको भी इल्म था, कोई पर्दापोशी भी हमें कर। मैंने कहा क्या हालात जा रहे? कहते तलाक बहुत ज़्यादा हो रही। मैं क्यों? कहता कोरोना था, लोग घरों में बैठे रहे, बस इसी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को देख देख के तांग आ गए, तलाक पे तलाक। तो ये ख़तरनाक हालात है जो हमारे माशरे में बन रहे हैं। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। आज आप देखिए महंगाई का दौर है, अगर कोई लड़की तलाक लेके आ जाती है, खुला ले लेती है, उसके अखराजात कैसे चलेंगे? पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि फिर ये गलत रास्ते इख्तियार किए जाते हैं पैसे कमाने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि ज़रूरियात पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर एक के पास आई, एक अच्छा एक केस मेरे सामने आया, अलहदगी की हुई थी जी, बेगम बुलाई थी यहाँ पे यूरोप में कहीं, उसको मैंने पैसे लगाए ठीक ठाक, वो यहाँ आई तो आती कहती मुझे आईफोन ले दो। तो मैंने कहा थोड़े दिन ठहर फिर ले दूंगा। वो जी आईफोन नहीं लिया, उसने कहा अब यहाँ पे ना आना, ये ले। जब आप रिश्तों के ऊपर चीज़ों को तरजीह देंगे, चीज़ों की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिश्तों की कम हो जाती है। तो जनाब ये आपको मैं बता दूं कि वही रिश्ते चलते हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ सच के साथ बुनियाद रखी जाए। अगर झूठ पे बुनियाद है तो वो रिश्ते भी नहीं चलते। इस पर गौर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि क्यों ये हालात बने हुए। ये फैसला आप पे हम छोड़ते हैं। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है, एक वीडियो चल रही सोशल मीडिया पे, पाक फौज के जो जवान हैं वो एक शहर में आए, पता नहीं अब वो कौन सी सिटी है, तो वहाँ पे सिविल लोग थे, उन्होंने पाक फौज पे हमला कर दिया और पाक फौज के जवानों को थप्पड़ भी मारे गए। ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करें कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना दुख हुआ कि एक वक़्त था हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र थी। और आपके इल्म में है सन 65 की जंग में जो शहीद हुए, हम किताबों में पढ़ते थे। और मैं आपको बता दूं, आज भी कभी मैं उनकी तस्वीर देखता हूं तो उनके लिए दुआ निकलती है, और टीवी पे अगर मैं उनको देख लूं तो सलूट पेश करता हूं। ये क्यों हुआ? ये है असल मसला कि आज फौज और अवाम इतने दूर क्यों हो गए। मगर मेरा ख्याल है यहाँ पे उस शहरी की भी ज्यादती है, अगर मेरे से पूछे, क्योंकि जो हमारे
फौजी है उनकी तो कुर्बानियां हैं, बहरहाल वो आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं और मेरा ख्याल है हमेशा देते रहेंगे। लेकिन चंद बड़े लोगों ने फौज को बदनाम कर दिया। जनरल बाजवा ने, जनरल याहिया ने, आजकल भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। किसी जगह पे ये भी खबरें मिल रही हैं कि ऐसे ऐसे भी फौजी हमारे इस वक्त है, जैसे नदीम साहब हैं, अपने प्राइवेट जहाज़ है उनके, अपनी ज़िंदगी वो अय्याशी की गुजार रहे हैं। कहाँ से ये सब कुछ आया, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर अवाम की जो खिदमत बड़े लोगों ने की वो नज़र नहीं आ रही। जनरल बाजवा जितने पैसे बना के वहाँ से चला गया, आज इंडिया भी एक तस्वीर मैंने देखी, शायद पुरानी थी, वो भी खबर दे रहा था कि नोटों की, डॉलरों के ऊपर जनरल बाजवा को बिठाया हुआ था। ये हालात जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिन में नहीं बने, एक वक्त लगता है। ये हालात जो आहिस्ता आहिस्ता बनते गए और आज अवाम की आंखें खुल गई कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले गुजरे है या मौजूदा है, इनका तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मगर जो पहले गुजरे है उन्होंने मुल्क के ऊपर कितना जुल्म किया उन्होंने कि आज हमारी फौज और अवाम आमने सामने आ चुकी है। और फौज के जवान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अवाम में जाते घबराते भी होंगे जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं फौजी वर्दी में। मैं एक दफ़ा वो बस पे सफ़र पाकिस्तान में कर रहा था, पुरानी बात है, 85 की शायद होगी, तो एक फ़ौजी जवान भी उसमें सफ़र कर रहा था, मगर वो ड्यूटी पे नहीं था, मेरा ख्याल उसकी वो पेंशन पे था शायद। तो कोई बातचीत होगी तो उसने वो गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन पे जाके रुकवा दी और वहाँ पे उसको बताया पुलिस वाले को कि मैं एक फ़ौजी हूँ। तो पुलिस वाले ने जब पूरी बात सुनी तो उसने कहा कि ये ड्राइवर की गलती है, फिर ड्राइवर को माफ़ी मांगनी पड़ी, वरना वो गाड़ी बंद कर रहा था। जब ये तारफ़ कराया गया कि मेरा तल्लुक़ पाक फ़ौज से है तो पुलिस वाले की बातचीत का अंदाज भी बदल गया। हालांकि आपके इल्म में अगर आम शहरी वहाँ पे जाता तो हालात और होते। अब हुआ ये है कि ये जो पाक फ़ौज है, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि इसको पंजाब पुलिस का जो हाल है वो करना चाहते हैं ये लोग, और कई जगह पे शायद ये हो भी चुका हो। सियासतदानों ने जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया, इसी तरह फ़ौज को भी इस्तेमाल किया और सियासतदानों ने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, फ़ौज को भी नुकसान पहुंचाया। और फ़ौज की जो आला क़यादत थी उन्होंने भी सियासतदानों की बातों में आके कि सियासतदान पैसा बना रहे हैं तो हम लोग क्यों ना पैसा बनाएं। फ़ौज की जो इज़्ज़त थी अवाम के दिलों में, वो आप इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ कि थप्पड़ मार रहे हैं फ़ौजियों को। तो ये नाज़रीन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो ज़्यादा अरसा फ़ौज ने हुकूमत की, फ़ौज सियासतदानों को ठीक ना कर सकी। हर दफ़ा ये बहाना बनाया गया कि हम ये जो लोग आए हैं ये लूट मार कर रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए आए, मगर बाद में खुद भी लूट मार में मुलव्वस हो गए। और फिर आज की तस्वीर अगर आप देखते हैं तो इसका अभी ये पहला नतीजा आया है। आगे आगे देखिए होता क्या। अगर आज भी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने कुछ ना कुछ तब्दीली ना की, कोई ऐसा सिस्टम ना किया कि फ़ौज की इज़्ज़त को दोबारा बहाल किया जाए, वरना ये लोग जो हैं सियासतदान ये इनको इस्तेमाल करते रहेंगे। वीडियो के इल्ज़ामात भी फ़ौज पे लग रहे हैं कि वीडियो जो बनाते हैं ये फ़ौज के लोग बनाते हैं और बाद में सियासतदानों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी वीडियो जो रिलीज़ कर देते हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको आम मिल रही हैं। ये तकलीफ़देह वाक़यात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमें आज भी सोचना होगा कि गलत क्या है और ठीक क्या है। जब तक आप गलत और ठीक की पहचान नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक
ना तो पाकिस्तान महफूज है। अभी दहशतगर्दी की बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी में जिस तरह जानी नुकसान हो रहा है, उसमें ये बहुत काम में कि जी फलां के घर में फलां शहीद हो गए तो उनके घर में जाके अफसोस किया, फूलों की चादर चढ़ाई। लेकिन यहाँ तक नौबत पहुंची कैसे? लोग किस तरह इस्लामाबाद तक पहुंच गए? लोग किस तरह, अगर आप कहते हैं कि आप सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये लोग हमलावर कहाँ से आते हैं, किस तरह ये पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ भी ये हमले करते हैं, क्यों कर पाते हैं। पूरी कौम को एक घड़ी के पीछे लगा दिया, इमरान खान की घड़ी, उसने जी तोशा खाना से, फौज भी उसी पे लगी हुई है। क्या ये वाकई ठीक बात है? अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। इस पर प्रोग्राम तो बेशुमार किए जा सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए और ये जिदबाजी छोड़ देनी चाहिए कि जो हमारी तरफ आंख उठाएगा हम आंख निकाल देंगे। भी पाकिस्तान की तरफ जो आंख उठाएगा उसकी बात करें। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद तमाम इदारे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आज कौम जिस हाल में है, परेशान है, इसमें सिर्फ ये सियासतदानों का कसूर नहीं, और भी इदारों का कसूर है। और मेरा ख्याल है कि किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर आप देख लें कि बाजवा चला गया तो क्या उसके जाने के बाद किसी ने कोई इबरत हासिल की? क्या नए आने वाले ने कोई तब्दीली पैदा की? लोग बेशुमार मुझे फ़ोन करते, मैं किसी के साथ प्रोग्राम नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। मैं कहता हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ अभी कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार। उन्हें वक्त दिया जाए, तब्दीली के लिए टाइम चाहिए। अगर वहाँ पे अभी ये भी इतला है कि कई जो सीनियर फौजी क़यादत के बंदे हैं वो रिटायर हो रहे हैं। शायद ये भी वजह है कि वो किसी न किसी गलत काम में मुलव्वस थे और अब ये जो नए हमारे आए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको साथ लेके नहीं चल पा रहे। ये भी एक अच्छी बात है, मगर वक्त थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्र से काम लेते हैं, एकदम हमले नहीं शुरू कर देते। वक्त लगता है तब्दीली लाने में। और कुछ हमारे साथ दोस्त भी कहते हैं जी पहले महीने में पता चल जाता है। अब आप बताइए पहले महीने में कैसे पता चल जाएगा? वहाँ पे ज़ाहिर है बाजवा अगर चला गया तो उसके दोस्त अहबाब भी तो वहाँ पे होंगे ना। अब बाजवा को भी उन्होंने मना किया कि आप फौज के मामलात में या सियासत में दखल अंदाजी न दें, आप रिटायर हो चुके। ये भी उनको बताना पड़ा है। बाजवा साहब अपनी प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं, अरबों की प्रॉपर्टी। क्या ये अरबों रुपये लेके बाजवा अपनी इज्जत बहाल कर सकता है? क्या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी ये जाएगा? लोग इसे इज्जत देंगे? ये नहीं कि पाकिस्तानी लोग, जब दूसरे कौमों को भी पता चलेगा कि ये गद्दार पाकिस्तान है, इसने अपना मुल्क बेच दिया, इसने अपने मुल्क के साथ वफा नहीं की, तो दूसरी कौमें कैसे इनके साथ फिर अच्छा सलूक करें? ये गलत फहमी है कि जो अपनी कौम का नहीं बन सकता वो किसी का भी नहीं बन सकता। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ लतीफ़ खोसा साहब आजकल सच बोल रहे हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी है, शायद अकल आ गई है। सुनते हैं क्या कहते हैं, फिर बातचीत करते जी। एजेंसियां हैं, लिखारी हैं, आपकी तंजीम है, माशाल्लाह फोरम्स हैं, आप इन चीजों को उजागर कीजिएगा, इन चीजों को इंडोक्ट्रिनेट कीजिएगा, लोगों को एजुकेट कीजिएगा। वो भुट्टो बेचारा तो फांसी चढ़ गया ना, उसको कसूर तो उसका यही था, बड़ा सा हमने इंसाफ किया उसके साथ। उसने क्यों ये जुल्म किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा इस्लामी जमहूरी निजाम का आइन दिया? क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई? वो भी हम करीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोकेंगे भुट्टो की, बाकी कफन में ये कील ठोकेंगे। जुल्म जुल्म है,
और कुफ्र की तो शायद रियासत चल जाए, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, क्या है, एक ट्वीट कर दिया हो भाई, इतनी क्या बात, यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है क्यों, एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। अरे ये आपको मैंने इसलिए सुनवाया है कि जो सच है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गया है। आप समझ रहे हैं कि ये लतीफ़ खोसा साहब जो हैं ये कोई गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहेगी फिर आप अपनी एटमी सासे जो हैं वो फरोख्त करेंगे, और मेरा ख्याल है ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इस तरह की खबरें जो है वो जब सामने आएंगी तो जिस तरह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, और हो रहा है अंदर से तो खोखला हो चुका है, इसी तरह बताया जाएगा नहीं जनाब ये गलत बात है, एटमी सासे हम फरोख्त नहीं कर रहे, अमेरिका कंट्रोल में नहीं ले रहा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पिछले कुछ साल देखे, जो पीछे इराक जंग, लीबिया जंग, ये मिस्र जंग, सीरिया जंग, इस पे अमेरिका ने बेशुमार पैसा खर्च किया, अपनी फौज भेजी, अभी यूक्रेन जंग भी चल रही है, और यहाँ पे अमेरिका को काफ़ी खर्चा मर्चा करना पड़ा। अब हुआ ये है कि वो लोग और तरह के थे, अमेरिका को वहाँ अपनी फौज उतारनी पड़ी। यहाँ पे जो पाकिस्तान है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए तरीकाकार और इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारे मुल्क में गद्दारों की कमी नहीं है। चप्पे चप्पे पे आपको गद्दार मिलेंगे, कोई इदारों का गद्दार होगा, कोई मीडिया में आपको गद्दार मिल जाएंगे, आपको हर जगह पे मिलेंगे। ये नहीं कि इदारों में है, सिविल भी लोग बड़ी जल्दी अपने आप को फरोख्त कर देते। तो यहाँ किसी बड़ी ताकत को ज़रूरत ही नहीं कि आपके ऊपर कोई अपनी फौज भेजे, आपके ऊपर कब्जा करने के लिए, आपके मुल्क को बर्बाद करने के लिए कोई ऐसा जिस तरह इराक जंग वगैरह में हमला किया गया उस तरह का हमला किया जाए। क्योंकि उसमें ये नहीं कि वो इराक का नुकसान हुआ, उसमें अमेरिका का अपना नुकसान हुआ, फिर हाल ही में अफ़गानिस्तान में जो हालात बने उसमें आपको पता है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से जाना पड़ा। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये कौमें सीखती हैं कि यहाँ भी हमारा नुकसान हुआ है, और हम क्यों ना ऐसा तरीकाकार अपनाएं कि जहाँ हमारा नुकसान कम हो या हो ही ना, और हम कंट्रोल भी कर लें। ये किसी को दिलचस्पी नहीं कि इराक में कितने लोग मर गए, वहाँ लीबिया में कितने मर गए, या वियतनाम में कितने मर गए, या जापान में जो दूसरी जंग अज़ीम में कितने मर गए। ये नहीं दिलचस्पी ये है कि हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुंचा बड़ी ताकत का ये होता है कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में अगर 10,000 मर गए, 80,000 आपके मर गए ना, वो तो वहाँ पे रोज़ाना आके इमरान खान भी बताता है, क्या फ़र्क पड़ गया। हम ही लोग कहते हैं ना कि हमारे लोग मर गए हैं, वो भी हमारे में से चंद एक मुशर्रफ ने तो नहीं ये बात की। तो इसलिए जो हमारे लोगों की ज़िंदगी है, ये वैल्यू है, वो आपको मेरा हाल अपने हालात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कितनी इज्जत की निगाह से हमें देखा जाता है दुनिया में। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अब तरीकाकार जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें तो आहिस्ता आहिस्ता उस सियोंक की तरह उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। जिस तरह लकड़ी को सियोंक नहीं लग जाती, फिर एंड पे वो खोखली हो जाती है, ये हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर से। और अगर आप देखें तो फिर एटम बम हो या कुछ और हो, उसको कंट्रोल करना बड़ी ताकत के लिए कोई मसला नहीं है। और वो मेरा ख्याल है कि जल्दी आपको ये मैं जिस तरह बताया कि खबरें आनी शुरू हो जाएगी, या कोई ऐसा मुआहदा हो चुका होगा। कौन सा आज तक कौम को कोई चीज़ सच बताई जाती है? किसी लीडर ने भी आज तक कोई सच बात नहीं की कि जो कौम को बताई जाए। बंद कमरों में इजलास होते हैं, बंद कमरों में फैसले होते हैं, हकीकत जो होती है वो कुछ और होती है, और जो गलत चीज़ें होती है वो अवाम को बयान कर करके तो
जिस तरह मैंने कई दफ़ा कहा कि जाली सिस्टम हमारा चल रहा है, मुकम्मल तौर पर यही चीज़ें आप सबके सामने पेश की जाएंगी जाली तरीके के साथ। जो मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ लिया था, बड़ी मेहनत के साथ लिया था, आज उसकी हालत आप अंदाज़ा लगा ले। कल वहाँ पे बरसी मनाई गई बेनज़ीर की। ये नवाज शरीफ लोग वही हैं जो मुझे बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकते थे और एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, एक दूसरे को गालियां देते थे। आप सबके सामने ही है ना, मीडिया पे ये चीज़ें आती थी। आज ये इकट्ठे क्यों हो गए कि ये सारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये हैं असल में पाकिस्तान के दुश्मन, और इन दुश्मनों को इकट्ठा करने में आपको पता है कि किसका हाथ है, और बदकिस्मती से हमारे इदारे भी उसमें मुलव्वस है, और वो भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। नाज़रीन, जब आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि आपने अपने घर की हिफाजत अच्छे तरीके से करनी नहीं सीखी, तो किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई कि वो आपके घर की हिफाजत करता रहे। लोग तो ज़ाहिर है मौका ढूंढते हैं, इसी तरह बड़ी ताकतें भी मौका ढूंढती हैं। आज हमारे सियासतदानों की हालत अगर देखे, हमारे इदारों की हालत देखे, वो कोई काम नहीं कर रहे। हमारी अदलिया आप देख ले कहाँ पहुँच चुकी है, कितने नंबर पे जा रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान देखे, वो तरक्की कर रहा है, उनके लोग जो है पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसके तल्लुकात। वजह यही है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं। उनके सियासतदान ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, मगर हमारी तरह नहीं है। उनकी फ़ौज अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही, मगर हमारे फ़ौज पे जिस तरह इल्ज़ाम लगते हैं उनकी फ़ौज पे नहीं लगते। लेकिन हम ये चीज़ें भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उस पर भी प्रोपेगेंडा करते हैं कि नहीं हम ठीक जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं। यही वो चीज़ है, जब तक आप ठीक और गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे, किसी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी से तल्लक है, इसने जो बातें की है ज़ाहिर है कोई ना कोई तो उसमें दम होगा, वरना उसे क्या ज़रूरत थी ये बातें करने। उसको भी पता है कि जुल्म हो रहा पाकिस्तान में। क्या दूसरे सियासतदानों को नज़र नहीं आ रहा? क्या दूसरे इदारों को नज़र नहीं आ रहा? क्या वजह है? वजह ये है कि उनको ख़रीदा गया है, और मेरा ख्याल है कि जो सच बोलेगा उसके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर भी केस बन जाते हैं। यही चीज़ों का ठेका पाकिस्तान के इदारों को मिला हुआ है कि आपने झूठ को सच और सच को झूठ करना है, और वो इसमें लगे हुए हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान हासिल किया। किसी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको पता है कि अगर हमारा जिस तरह दूसरे ममालिक में आप देखें, यूरोपीय ममालिक है, उनमें कई ऐसे पुर्तगाल वगैरह है, आप प्रॉपर्टी पता नहीं कितने तक के ले सके, इस पर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको नेशनलिटी दे देते या वहाँ का वीज़ा दे देते। इस तरह और भी दुनिया में बेशुमार ममालिक। तुर्की है, वो भी आपको पासपोर्ट दे देता है अगर वहाँ आप प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ये लोग इस तरह अपनी रकम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वो उन ममालिक की नेशनलिटी लेके चले जाएंगे। इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से गुलाम था, गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। कौम जो है कभी अंग्रेज़ों की गुलाम रही, अंग्रेज़ों ने तो गुलामी से इनको छोड़ दिया, मगर जिन हरामखोरों की गुलामी में इस वक्त आई हुई है वहाँ से निकलना कितना मुश्किल। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आप कोई भी सच बात करे आपको पकड़ के झूठे मुकदमात बना दिए जाते। कोई उन मुकदमात का मकसद नहीं होता, और आके सारा दिन कौम को झूठ बताया जाता है। ये है पाकिस्तान की असल तबाही, जिसका ठेका इन लोगों को मिला हुआ है। ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आज भी हमें सोचना होगा कि हम गलत जा रहे हैं और हमें सही रास्ता तलाश करना होगा। ये नहीं होता कि सही रास्ता आपको पता नहीं होता, पता आपको होता है, आप जानबूझ के गलत चलते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी गलत रास्ता है, अगर हमें कोई दौलत मिली है तो उससे हमें ज़ाती फ़ायदा हो जाए। जब तक आप कौम का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, मुल्क का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई अदालतें हैं, जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का फ़ायदा नहीं सोचेंगे,
आपका जो फ़ायदा होगा वो भी आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, जिस तरह आज जनरल बाजवा के लिए बना हुआ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।